हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है उस किताब से हम प्राचीन इतिहास अध्याय 8 गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 और जेटेट के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, गुप्त साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक कौन था? बताना है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच। तो याद रखना है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, जिसे आदिराज की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। उसने महाराज को भी उपाधि धारण की थी, जबकि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। चलिए अगला सवाल है, प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। बताना है कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुप्त वंश के राजा या शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो इसका ए और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश का सही आंसर है, लेकिन गुप्त वंश का देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को भी बनवाया था। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? महेंद्र वर्मन, मेघवर्मन, अशोवर्मन या फिर शशांक वर्मन। तो याद रखना है मेघवर्मन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेघवर्मन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे व्याख्या पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पढ़िएगा इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शक विजेता किसे माना जाता है? सवाल है शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर कुमारगुप्त को। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? बताना है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? महापद्मानंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या फिर समुद्रगुप्त से। तो याद रखिएगा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंध है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासन के विषय में सूचना प्राप्त होती हैं। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। बताना है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, कौन था वो? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियाँ थी विक्रमक, ठीक है, विक्रमांक था, ठीक है, और परम भागवत एवं साकरी आदि। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? बताना है कि किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो याद रखना है समुद्रगुप्त इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। इसे कविराज को उपाधि प्रदान की गई है। अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि भी ग्रहण की थी। हरिश्सेन ने प्रयाग प्रस्ती में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इजी सा सवाल है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आर्यवर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापंथ के 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। बताना है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, करसापन, दिनार, रूपक या निष्क। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा रूपक। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रुपयक या रूपक नाम दिया गया था तथा इन्हें जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपनी रजत मुद्राओं को भी उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रजत मतलब चांदी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था। बताना है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था। वररुचि, शंकु, छपनक, अमरसिंह। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, छपनक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो ये था छपनक। ठीक है, छपनक फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि रही है। इनके नवरत्नों में जो सबसे उत्कृष्ट जो महाकवि थे वो कालिदास थे। ठीक है, उत्कृष्टता के क्रम में बात करें तो नवरत्नों में कौन कौन थे। एक तो कालिदास थे, धन्वंतरी थे, वराहमिहिर थे, अमरसिंह थे, शंकु थे, छकनक थे। ठीक है, छपनक और वररुचि और बेताल भट्ट, और एक थे शायद यहाँ पे तो होगा, देखिए, हाँ ये। ठीक है, घट करपल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। बताना है कि जो कवि कालिदास थे वो किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर हर्ष या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य ही कह सकते हैं, उपाधि प्राप्त किया था ना। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक पॉइंट याद रखिएगा ये वाला यहाँ से। ठीक है, अभिज्ञान संकुलतलम जो है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, का सर्वोत्तम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, विलियम जोन्स। ठीक है, कब किया था, 1789 ईस्वी में। ये जरूर याद रखिएगा। और कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ में जैसे देखेंगे रघुवंशम है, कुमार संभव है, मेघदूतम है, ऋतु संहारम है। ठीक है, और एक ये अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, और एक ये भी है आपका मालविक गिनती मित्रम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बताना है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये गुप्त काल की थी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा की घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। गंगा घाटी का अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इसी काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, गुप्त शासकों की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी। पाली, प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत।
तो याद रखना है गुप्त वंशों की जो राजकीय भाषा थी ना वो थी संस्कृत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। क्या ध्यान रखना है, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्लासिक का युग कहा गया है या फिर स्वर्ण युग। ठीक है, संस्कृत इस काल में क्या थी, एक राजभाषा के रूप में थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था या फिर ऑरिजिनेट हुआ था। ठीक है, शतरंज का खेल हम लोग कह सकते हैं कहाँ से शुरुआत हुआ था। ठीक है, चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में या फिर भारत में। तो आसान सा सवाल है, ध्यान रखना है, ये भारत में शुरुआत हुआ था शतरंज का खेल। शतरंज का खेल कहाँ शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भारत में। देखिए यहाँ पे दिया है, शतरंज शतरंज उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस अभिलेख से बताना है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से। आप लोग जानते होंगे सती प्रथा का जो उन्मूलन था, ख़त्म करने की जो प्रथा शुरू किया, मतलब इसको कह सकते हैं कि जो सती प्रथा को जो ख़त्म करने की जो प्रयास शुरू किए थे वो कौन किए थे, राजा राम मोहन राय, है ना। ये जो भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है, एरन से। ठीक है, एरन से सबसे पहले देखेंगे, एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये एरन नामक ऐतिहासिक जो स्थल है ना, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सवाल है कि किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल की यात्रा किसने की थी, किस चीनी यात्री ने की थी, फयान, संगयून, हेनसांग, इत्सांग। तो याद रखना है हेनसांग ने की थी। ठीक है, जो हर्षवर्धन के काल में आए थे भारत, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है, और उसने भीमाल की यात्रा भी की थी। ठीक है, उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। इसकी यात्रा विवरण को सी यू की कहा गया है, सी यू की। ठीक है, ये वाला सी यू की। अगला सवाल है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था, तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहा के यंत्रों या उपकरणों के लिए, या फिर हाथी दांत के कामों के लिए। तो याद रखिएगा, तीसरी शताब्दी में वारंगल जो था ना, ये लोहे के यंत्रों या फिर उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है, अगला सवाल है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी तथा इसी वंश के प्रमुख शासक में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और गृह वर्मा थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या फिर विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने मध्य युद्ध हुआ था, के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें हर्ष की पराजय होती है वहाँ पे और पुलकेशिन द्वितीय को ऐहोल प्रास्ती एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका शासनकाल कितना से कितना है, तो 6 से 9 से लेकर के 642 ईस्वी तक है। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, हर्ष और चालुक्य के बीच में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, चालुक्य कौन कौन थे, हर्ष एवं चालुक्य शासक कौन थे, ये पुलकेशिन। ठीक है, तो हर्ष के बीच में और पुलकेशिन चालुक्य शासक कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय।
इन दोनों के बीच में मध्य में युद्ध होता है। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। और यहाँ पे हर्षवर्धन की क्या, यहाँ पे देखेंगे कि क्या होती है, हार होती है हर्ष का, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय की एहोर प्रस्ती एवं हिंसान का विवरण इस युद्ध के साक्षी हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या थानेश्वर? तो याद रखना है, हर्ष की राजधानी थी कहाँ पे? आपका कन्नौज में, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज क्या किया था? स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारियों को भौगोलिक तथा भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुस्तपाल कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है? हर्ष के शासनकाल की जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो बताना है कि किस पुस्तकों में वर्णित है, लिखित है। हरिसेन, कलहन, कालिदास या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, कलहन की किताब में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट की कृति हर्षचरित एवं कलहन कृत राजतरंगिणी में हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं मिलती है। कहाँ मिलती हैं? जो कलहन की बुक है ना, राजतरंगिणी, इसी में देखने को मिलता है। बाणभट्ट की कृति हर्षचरित में, ठीक है। हेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। तो ये भी सवाल आ सकता है कि हेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था, ठीक है। हेनसांग ने हर्ष को क्या कहा था? शिलादित्य कहा था, ठीक है। और ध्यान भी रखना है कि बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की भी रचना की है, ठीक है, हर्ष ने। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि बाणभट्ट की जो रचित है ये कृति है हर्षचरित, और कलहन की है राजतरंगिणी। ये दोनों किताबों में देखने को मिलता है शासन की, जो शासनकाल की जो सूचना है वो देखने को मिलती हैं। किसके शासनकाल की सूचना है? तो हर्ष का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो था ना, हेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत, तो बताना है ये किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या फिर नालंदा? तो याद रखना है, ये नालंदा में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, योग शास्त्र का अध्ययन किया था इन्होंने। उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसका? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघवर्ष की, गौतमी पुत्र सतकर्णी की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समुद्रगुप्त को पृथ्व्या प्रथम वीर कहा जाता है। गुप्त वंश का चौथा शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का ये चौथा शासक था। अपने सफल सैन्य अभियानों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती में कौशल के शासक का क्या नाम था? बताना है कि समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या फिर महिपाल? याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका महेंद्रपाल, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए इधर दे रखा है आपका सूची 1, इधर दे रखा है सूची 2, ठीक है। इधर है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासक और उनके कौन कौन से राज्य हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन से दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे धनंजय, ठीक है। ये धनंजय किस राज्य के थे? शासक थे ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि धनंजय कुस्तलपुर के थे, है ना, कुस्तलपुर के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसका मिलेगा, मैच करेगा। नीलराज अवमुक्त के थे, ठीक है, 1 मिल जाएगा। उग्रसेन देखने को मिलता है पालक्का, ठीक है।
और विष्णु गोप है ये कांची के। ठीक है, तो ए का 3 और बी का 1, A3B1 A3B1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन दे भी रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ भी बाकी चीज़ें दे रखी हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कुल 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कुल 12 शासकों को पराजित किया था। इन राजाओं में महेंद्र कौशल, व्याघराज, महाकालांतर, महेंद्रगिरी पृष्ठपुर और हस्तिवर्मन वेंगी के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? बताना है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर अभिलेख, सहगौर अभिलेख, सुपिया अभिलेख या फिर एरन अभिलेख? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दसपुर अभिलेख। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आप देखेंगे कि कुमारगुप्त वन ये मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि पतिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, ये भी कथन सही है। प्रभावती गुप्ता ये उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है, यहाँ पे सी गलत दिख रहा है। और समुद्रगुप्त देखेंगे कि एरन अभिलेख से ही संबंधित है, तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे उदयगिरी गुहा अभिलेख में देखेंगे कि यहाँ पे कि ये जो सनकानिक गणराज था ना, उसका जो प्रमुख थे ना सनकानिक महाराज का, उसमें उनका उल्लेख देखने को मिलता है। किनका? सनकानिक महाराज का। ठीक है, प्रभावती गुप्ता को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम? तो सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मंदसौर प्रशस्ति से गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें लाट देश के रेशम के व्यापारियों का दसपुर में आकर बस जाने का भी वर्णन देखने को मिलता है। यह अभिलेख तत्कालीन साहित्य संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सवाल है यहाँ पे, प्राचीन में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? बताना है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो याद रखना है वैश्य कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सार्थवाह वैश्यों के मंडली का प्रमुख होता था, जो आचरण के उचित नियमों का पालन करता था। ठीक है, वैश्य मुख्य रूप से कृषक, व्यापारी या जमींदार होते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक चिकित्सालय का उल्लेख किया है, वह स्थित है कहाँ स्थित है? उज्जैन में, कौशाम्बी में, ताम्रलिपि में या फिर पाटलिपुत्र में? सवाल सिंपल सा है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक चिकित्सालय का उल्लेख किया था, वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखना ये स्थित है पाटलिपुत्र में। ठीक है, फाहियान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष और ताम्रलिपि के बंदरगाह पर 2 वर्ष बिना अवरोध के संस्कृत का अध्ययन किया। पाटलिपुत्र में ही उसने एक चिकित्सालय का भी वर्णन किया है, जो परोपकारी नागरिकों के द्वारा संपन्न था, जहां सभी प्रकार के बीमारियों से पीड़ित गरीब और असहाय रोगियों को ध्यान दिया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द का निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान? तो याद रखिएगा सही आंसर है भूमाप, ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 32। सवाल कह रहा है यहाँ पे कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे प्राचीन भारत में सिंचाई कर को? विद विदक भागम, हिरण्य, उद्रंग या फिर उपरनिका? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा विदक भागम कहा जाता था, ये ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं।
प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरिका भूमि पर अस्थायी अथवा तथा अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर है ये, ठीक है, उपरिका। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, फिर सुनिएगा, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला कदुरा तथा चौल किसके लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, या फिर उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, या बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के बारे में था, ठीक है, इसलिए विख्यात है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे इधर दे रखा है प्रमुख प्रसिद्ध स्थल और इधर दे रखा है वर्तमान राज्य, ठीक है। प्रसिद्ध स्थल जो है ये किस राज्य में से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं भिलसा है यहाँ पे, ठीक है। तो भिलसा क्या ये मध्य प्रदेश में है? तो ध्यान दीजिएगा, भिलसा मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल ही सही है ये, ठीक है। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही मैच है, ठीक है। इस बार देखेंगे द्वार समुद्रम, ठीक है। द्वार समुद्र जो है ये, द्वार समुद्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, तो ये कथन गलत हो गया। फिर है गिरिनगर, ठीक है। तो गिरिनगर ये गुजरात में बिल्कुल ही सही है, ठीक है। गिर वन में देखने को मिलते हैं, कहाँ? गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है, ठीक है। फिर है अस्थानेश्वर, जो कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कथन गलत हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक और तीन सही है, ठीक है, एक और तीन, ठीक है, एक और तीन देखिए यहाँ पे है, पहला ऑप्शन में सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 MCQ इस सेट से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, इसको जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। जिसे देखा दिया हुआ यहाँ पे महासेनापति ये कौन होता था? तो ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ जो दे रखी हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सारा ये जो लिखा है ना, ये सभी रचनाकार कौन है? कालिदास हैं, ठीक है। तो शुरुआत का देखेंगे तो 6 जो है आपका यहाँ पे, ये 6 सभी का कौन लिखे हैं? कालिदास ही लिखे हैं। तो बस इसको एक बार रट जाइए, ठीक है। जैसे रघुवंशम है, ऋतुसंहारम है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, ठीक है। इस बार फिर देखेंगे यहाँ पे विशाखदत्त का 2 बुक है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ये अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त, ठीक है। इस बार फिर देखिए दंडनी जो है, यहाँ पे 2 बुक लिखे हैं, ठीक है। सिद्ध सेन का सिर्फ एक है, न्यायवातार, ठीक है। भास का भी 2 किताब लिखा हुआ है। विष्णु शर्मा का ये तो बहुत पुराना हो गया सवाल, यहाँ सब नहीं आते वैसे। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र किताब जो लिखे हैं, ठीक है। चरक का है यहाँ पे, चरक संहिता लिखे हैं, ठीक है। आर्यभट्ट का ब्रह्म सिद्धांत, ये जरूर नोट कीजिएगा इसको, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारी किताब हैं, देख सकते हैं, जितना आप चाहें सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे गुप्तकालीन प्रमुख जो मंदिर दिया गया है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, जैसे कि एरन का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भुमरा का शिव मंदिर कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। अगर जिला का नाम याद रखें तो और अच्छी बात है, जैसे कि सागर जिला में है, ये सतना जिला में है। सांची का मंदिर सांची में, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। तो अब देखेंगे शुरुआत से लेकर के यहाँ पे कहाँ तक, 8 नंबर 9 8 नंबर तक, ठीक है। ये सभी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पिपरिया का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। तिगवा का कंकाली मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। नचना गुठार का पार्वती मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, और नागौद का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ से चाहे इंपॉर्टेंट वगैरह है, जो कि ये इस काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित मंदिरें हैं, ठीक है, जो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तब चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसे चाहे तो दोबारा आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 34 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।